हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्कैरसिटी वर्ल्ड। माय नेम इज धर्मेंद्र सिद्धानी और इकोनॉमिक्स की इस वीडियो में आज हम बात करेंगे न्यून मांग और अधिमांग की स्थितियों को ठीक करने के क्या उपाय होते हैं। अधिमांग और न्यून मांग से संबंधित सारे कंसेप्ट मैंने लास्ट वीडियोस में आप लोगों को पहले ही एक्सप्लेन कर रखे हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी हम अर्थव्यवस्था में जो भी अध्ययन हम बड़े स्तर पर करते हैं वो समष्टि अर्थशास्त्र होता है, और समष्टि अर्थशास्त्र जब हम मांग और पूर्ति की बात करते हैं तो उन्हें भी बड़े यानी समग्र स्तर पर ज्ञात किया जाता है। तो समग्र मांग और समग्र पूर्ति जहां पर एक दूसरे के बराबर होती है वही अर्थव्यवस्था का संतुलन होता है। परंतु अर्थव्यवस्था कभी भी संतुलन में नहीं रहती है, उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो यदि समग्र मांग समग्र पूर्ति से अधिक हो जाती है यानी एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर होती है एग्रीगेट सप्लाई से, तो अर्थव्यवस्था में बहुत तेजी से कीमतें बढ़ने लगती है, यानी इससे तेजी यानी महंगाई आ जाती है अर्थव्यवस्था में। और यदि समग्र मांग समग्र पूर्ति से कम होती है तो उस अवस्था में क्या होता है कि अर्थव्यवस्था में मंदी आ जाती है। तो तेजी और मंदी इन दोनों ही स्थितियों को कंट्रोल करना, नियंत्रित करना बहुत आवश्यक होता है। और इसी अधिमांग और न्यून मांग की स्थितियों को नियंत्रित करने के लिए हम दो तरह के उपाय अपनाते हैं, जिसमें से पहला उपाय होता है राजकोषीय उपाय और दूसरा उपाय होता है मौद्रिक उपाय। मौद्रिक उपाय का वर्णन मौद्रिक उपाय को हमने ऑलरेडी मेरी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जिसमें मैंने बैंक दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, ये बैंकिंग वाली वीडियोस में हमने सारे कंसेप्ट पढ़े थे, जिसमें मात्रात्मक उपाय और गुणात्मक उपाय थे। तो मौद्रिक उपायों को हमने ऑलरेडी हमारी लास्ट वीडियो में पढ़ रखा है। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि न्यून मांग व अधिमांग की स्थितियों को नियंत्रित करने के राजकोषीय उपाय क्या होते हैं। सबसे पहले तो आपको यह क्लियर होना चाहिए कि राजकोषीय उपाय क्या होते हैं और मौद्रिक उपाय क्या होते हैं। देखो, अर्थव्यवस्था में दो ऐसी संस्थाएं हैं या दो ऐसी बॉडीज हैं जो इकोनॉमी को कंट्रोल करती है, यानी कि इकोनॉमी के अंदर जहां पर भी इन्फ्लेशन आएगा या डिफ्लेशन आएगा तो उन दोनों ही कंडीशंस को स्टेबलाइज करने के लिए हमारे पास दो अथॉरिटीज हैं, एक है गवर्नमेंट और दूसरी है आरबीआई। तो जब भी गवर्नमेंट यानी जब भी सरकार अधिमांग और न्यून मांग की स्थितियों को कंट्रोल करेगी तो उसके लिए जो वो उपाय अपनाएगी उस उपाय को बोलते हैं राजकोषीय उपाय। परंतु यदि देश का केंद्रीय बैंक यानी सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री अगर वो न्यून मांग और अधिमांग की स्थितियों को कंट्रोल कर रहा है तो उसे हम मौद्रिक उपाय कहते हैं। ठीक है, लेकिन मौद्रिक उपाय हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे। आज हम बात करेंगे राजकोषीय उपाय की, जिसको हम फिस्कल पॉलिसीज बोलते हैं। अब फिस्कल पॉलिसी के अंदर बेसिकली 4 मेजरमेंट आते हैं, यानी 4 उपाय आते हैं, जिसमें सरकारी व्यय, कर, सार्वजनिक ऋण और घाटे की वित्त व्यवस्था, ये 4 पॉइंट होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सरकारी व्यय क्या होता है। सरकारी व्यय नाम से पता चल रहा है कि सरकार अपना जो भी खर्चा करती है। देखो, एक लेखा वर्ष जो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, इस पूरी समयावधि में सरकार ने जितना भी पैसा खर्च किया है वो सरकारी व्यय होगा, है ना। अब ये जो सरकारी व्यय है ये किसका भाग है, सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। तो हम सबको पता है कि एग्रीगेट डिमांड यानी समग्र मांग का सूत्र यानी फॉर्मूला क्या होता है, C+I+G+X-M, यही सूत्र या यही कंपोनेंट्स होते हैं समग्र मांग के। ठीक है, अब समग्र मांग का एक कंपोनेंट क्या है, जी यानी कि सरकारी व्यय। तो सरकारी व्यय किसका भाग होता है, समग्र मांग का। तो यदि अर्थव्यवस्था में अधिमांग की स्थिति चल रही है, अधिमांग का मतलब होता है कि जो आपकी एग्रीगेट डिमांड है वो बहुत ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में सरकार को क्या करना चाहिए, यानी समग्र मांग में अधिमांग की स्थिति में क्या हो रहा है, समग्र मांग बहुत ज्यादा है, एग्रीगेट डिमांड बहुत ज्यादा है, मतलब लोग बहुत खर्चा कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या सरकार को अपना और खर्चा करना चाहिए अर्थव्यवस्था में, तो उसका आंसर है नहीं। तो सरकारी व्यय के अंदर कमी की जाती है जब अधिमांग की स्थिति हो रखी होती है। परंतु यदि अर्थव्यवस्था में न्यून मांग की स्थिति चल रही है तो सरकार क्या करेगी, अपने सरकारी व्ययों को बढ़ा देगी। अगर अधिमांग है यानी कि एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो रही है तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने खर्चे कम कर देगी। परंतु अगर न्यून मांग की स्थिति है, न्यून मांग यानी अर्थव्यवस्था में जो एग्रीगेट डिमांड है वो कम है, एग्रीगेट डिमांड यानी समग्र मांग बहुत कम है, यानी अर्थव्यवस्था में पैसों की जरूरत है, तो उस स्थिति में सरकार अपने खर्चे बढ़ा देगी। जैसे कोरोना टाइम पे क्या हुआ था, कोविड टाइम पीरियड के अंदर एग्जैक्टली हम लोग न्यून मांग की स्थिति को फेस कर रहे थे, है ना। अर्थव्यवस्था में मांग जनरेट यानी डिमांड क्रिएट ही नहीं हो रही थी क्योंकि लोगों की इनकम बंद हो चुकी थी। तो उस स्थिति में न्यून मांग की स्थिति, समग्र मांग कम थी, तो सरकार ने अधिक से अधिक खर्चा किया, सरकारी व्यय में वृद्धि कर दी, जिससे हमने न्यून मांग की स्थिति से हम बाहर आ गए। ऐसी अगर अधिमांग की स्थिति को जब हम फेस करते हैं तो सरकार अपने व्यय को कम कर देती है। ठीक है, तो ये राजकोषीय उपाय का पहला पॉइंट था, सरकारी व्यय। दूसरा हम बात करते हैं कर। आप सबको पता है कर यानी कि टैक्स। सरकार एक न्यूनतम राशि हम सभी से आवश्यक रूप से वसूल करती है, जिसे हम कर बोलते हैं, और हम सबको पे भी करना पड़ता है। हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 2 तरह के कर का भुगतान करते हैं सरकार को। तो सीधी सी बात है, अगर अधिमांग चल रही है यानी लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है अर्थव्यवस्था में, तो आप बताओ क्या करना चाहिए। यदि अर्थव्यवस्था में लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है
तो सरकार ऐसा क्या करे कि वो मांग कम हो जाए। अगर आप लोग कर बढ़ाने के लिए सोच रहे हो तो बिल्कुल सही सोच रहे हो, सरकार को करों में वृद्धि करनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे सरकार करों में वृद्धि करेगी तो जो समग्र मांग जो बहुत अधिक हो चुकी है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। यदि अगर हम लोग न्यून मांग की स्थिति को फेस कर रहे हैं तो हमें सरकार यानी सरकार को क्या करना चाहिए, करों में कमी कर देनी चाहिए। यानी अधिमांग की स्थिति में करों को बढ़ा दो और न्यून मांग की स्थिति में करों को कम कर दो। तो ये दूसरा उपाय होता है राजकोषीय उपाय का। ठीक है, तीसरा होता है सार्वजनिक उदार। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो होती है वो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से लोन जनरेट करती है। मतलब सरकार को अगर ऋण की आवश्यकता होगी ना, सरकार को अगर पैसे की आवश्यकता है तो वो क्या करेगी, आरबीआई से लोन ले सकती है, इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां से लोन ले सकती है, और काफी हद तक सरकार जनता से बॉन्ड्स इश्यू करके भी ऋण की प्राप्ति करती है। तो जब सरकार पब्लिक से यानी जनता से जो उधार लेती है, इस प्रक्रिया को बोलते हैं सार्वजनिक उधार या सार्वजनिक ऋण। तो इसका आंसर भी इजी है। यदि अधिमांग की स्थिति चल रही है तो सार्वजनिक ऋणों को बढ़ा दो, है ना। यानी जनता के पास अगर बहुत ज्यादा पैसा है तो उसे उधार लेके पैसा खींच लो जनता से, ताकि अधिमांग की स्थिति कंट्रोल में आ जाए। और यदि न्यून मांग की स्थिति चल रही है तो उस अवस्था में सरकारी व्ययों को कम कर दो। ठीक है, तो ये था तीसरा उपाय। और चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट उपाय है घाटे की वित्त व्यवस्था। इसका क्वेश्चन कई बार इंडिविजुअली भी पूछ लिया जाता है। कई बार ऐसा राजकोषीय उपाय का बड़ा क्वेश्चन ना आके 1 या 2 नंबर का घाटे की वित्त व्यवस्था का अलग से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो ये राजकोषीय उपाय का चौथा पॉइंट है और आज की हमारी वीडियो का लास्ट टॉपिक है घाटे की वित्त व्यवस्था। अब ये होती क्या है, घाटे की वित्त व्यवस्था को समझने से पहले आपको इनके वर्ड्स को समझना पड़ेगा। अगर आप इनके वर्ड्स को समझ गए ना, आपको इसका आंसर वैसे ही क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं घाटे की। घाटा आप सबको पता है क्या होता है, लॉस। जब सरकार के जो आय होती है, सरकार की जो प्राप्ति होती है वो कम हो और सरकार के व्यय ज्यादा हो, यानी सार्वजनिक व्यय ज्यादा है और सरकार की सार्वजनिक आय यानी कि प्राप्तियां कम है ना। हम यहाँ पर प्राप्ति लिख देते हैं। आपको याद होगा सरकारी बजट वाली वीडियो में हमने 2 तरह के व्यय पढ़े थे, राजस्व व्यय व पूंजीगत व्यय, और प्राप्तियां भी 2 प्रकार की पड़ी थी, राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां। तो जब सरकार के व्यय ज्यादा होते हैं और जो प्राप्तियां हैं वो कम होती है, तो इस स्थिति में सरकार घाटे की स्थिति को फेस करती है, घाटा फेस करती है। अब इस घाटे को कंट्रोल तो करना पड़ेगा, यानी उसके घाटे को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं वित्त यानी फाइनेंस, पैसों का अरेंजमेंट तो करना पड़ेगा। तो पैसों की व्यवस्था कहां से की जाए, तो घाटे को पूरा करने के लिए कई बार आरबीआई क्या करता है, सरकार को ऋण देता है। और इस ऋण देने की प्रक्रिया में कई बार जो आरबीआई होता है वो नई मुद्रा का निर्गमन करता है। यानी कि जब आरबीआई द्वारा सरकार के घाटे को पूरा करने के लिए नई मुद्रा का निर्गमन किया जाता है, इस प्रक्रिया को बोलते हैं घाटे की वित्त व्यवस्था। आरबीआई द्वारा सरकार के घाटे को पूरा करने के लिए जब नई मुद्रा का निर्गमन किया जाता है तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं घाटे की वित्त व्यवस्था। ठीक है, तो अब वित्त व्यवस्था को कब अपनाना चाहिए, कब अपनाना नहीं चाहिए। अगर अर्थव्यवस्था में अधिमांग चल रही है, मतलब ऑलरेडी पैसा है, तो क्या और पैसा डालना चाहिए, क्या और मुद्रा निर्गमित करनी चाहिए? बिल्कुल सही सोच रहे हो आप लोग, नहीं। अधिमांग की स्थिति में सरकार घाटे की वित्त व्यवस्था का पालन नहीं करेगी, यानी घाटे की वित्त व्यवस्था को नहीं अपनाएगी। लेकिन हाँ, न्यून मांग की स्थिति चल रही है, अगर लोगों के पास पैसा कम है तो उस स्थिति में हम घाटे की वित्त व्यवस्था का इस पर्टिकुलर नीति का पालन कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप न्यून मांग और अधिमांग को ठीक करने की ये जो 4 मैंने राजकोषीय उपाय पढ़ाए हैं ये आपको समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आया या कुछ टॉपिक है जिसमें आपको डाउट आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।